आज का पहला प्रश्न हमारा एनालॉगी से संबंधित है, जिसमें हमें चार संख्या युग्म दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में चार पेयर अलग अलग दिए हुए हैं, चार युग्म दिए हुए हैं, जिसमें से तीन किसी तरह से समान है, जिसमें से तीन एक निश्चित लॉजिक को, निश्चित रीजनिंग को, एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहे हैं और एक उस नियम का पालन नहीं कर रहा है। हमको उस संख्या युग्म को चुनना है जो उस निश्चित नियम का पालन नहीं कर रहा हो। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम सबसे पहले संख्याओं की आपस में तुलना करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमें 461 और उसके सामने दिया हुआ है 20। संख्याओं को गौर से देखने पे हम पाते हैं कि संख्याओं के बीच का अंतर काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे 461 दिया हुआ है, उसके सामने 20 दिया हुआ है। तो जब भी इस प्रकार का पेयर आए या ऐसे नंबर्स आए कि जब दो संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा हो, तो हमें हमारा उत्तर या तो मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, या फिर स्क्वायर या क्यूब, या फिर डिवीजन से, या तो गुणा करने से, या फिर वर्ग करने से, घन करने से मिलेगा। और जब अंतर काफी कम होता है, अंतर छोटा होता है, तो हमें हमारा उत्तर जोड़ या घटाव करने से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से मिल सकता है। अब चूंकि यहाँ पे अंतर काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या फिर क्यूब वाला, स्क्वायर या क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 461 और यहाँ दिया हुआ 21। अब अगर हम 20 का वर्ग कर दें, यहाँ पे जो 20 है, 20 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 400। लेकिन 400 और 461 में काफी ज्यादा अंतर है। लेकिन अगर हम एक चीज करें कि 20 में एक जोड़ दें तो हमको मिलता है 21, और 21 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 441, और उसमें वापस 20 जोड़ दें तो हमको मिलता है 461। तो देखिए क्या लॉजिक लगा हुआ है। जो छोटी संख्या है, उस छोटी संख्या में हमने सबसे पहले तो एक जोड़ा, 20 धन 1 किया, उसका वर्ग किया, धन फिर उसी संख्या को जोड़ दिया, तो हमने 20 वापस जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 21 का वर्ग धन 20, तो ये क्या हो जाता है 441 धन 20, और ये कितना हो गया, हमको 461 मिल गया। देखते हैं दूसरे ऑप्शन में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या। दूसरा ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 182 और उसके सामने दिया हुआ है 12। तो हम क्या करेंगे, 12 में 1 जोड़ देंगे, 12 धन 1, उसका वर्ग धन 12, तो ये कितना हो जाएगा 13 का वर्ग धन 12। 13 का वर्ग हम सब जानते हैं कितना होता है 169, और उसमें 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 181। यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं, इस लॉजिक का पालन नहीं हो रहा है। तीसरे ऑप्शन में आते हैं। तीसरे ऑप्शन में इस लॉजिक का पालन हो रहा है क्या। क्या दिया हुआ है हमें 269, उसके सामने दिया हुआ है 14। हम 14 में 1 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 15 और उसका वर्ग करना है, और हमें उसमें फिर से 14 जोड़ना है। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 दिया हुआ है, और उस धन 14, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें 239, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ये 239 है। तो तीसरा ऑप्शन भी इस नियम का पालन कर रहा है। चौथे ऑप्शन में आते हैं। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें 305 और उसके सामने दिया हुआ है 16। 16 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। 17 का वर्ग और उसमें वापस 16 जोड़ देंगे। 17 का वर्ग क्या होता है 289, और उसमें 16 अगर हम जोड़ दें तो 305 मिलता है। तो ये वाले पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शन में जो पेयर हैं, उन्होंने इस नियम का पालन किया कि ये जो दूसरी छोटी संख्या थी उसमें हमने 1 जोड़ा, जैसे 20 धन 1 किया, और वापस उसी संख्या को जोड़ दिया तो हमें दूसरी संख्या मिल गई। लेकिन दूसरे ऑप्शन ने नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, जो उस निश्चित लॉजिक का पालन नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें इस प्रश्न में कुछ अंग्रेजी के लेटर के ग्रुप दिए हुए हैं, उसमें से भी 3 जो हैं एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं, और एक जो है बाकी अन्य से भिन्न है, वही हमको ढूंढना है। जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित या अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आता है, तो हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगा लेना चाहिए। हम जानते हैं A, B, C, D और इस तरीके से अंत में X, Y, Z तक टोटल 26 लेटर होते हैं।
और प्रत्येक की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4 और इसी प्रकार अंत में x 24, y 25 और z 26। इस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू होती है। हमको क्या दिया गया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए डी जी जे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 में इनकी प्लेस वैल्यू लिखी तो ये ए की प्लेस वैल्यू हो गई 1, डी मतलब 4, जी मतलब 7 और जे मतलब 10। अब दूसरे वाले ऑप्शन में चलते हैं। दूसरे वाला ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है एम पी एस वी। एम मतलब 13, पी मतलब 16, एस मतलब 19 और वी मतलब 22। बाकी के दो ऑप्शन और देख लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है तीसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है ई एच जे एन। ई मतलब 5, एच मतलब 8, जे मतलब 10 और एन मतलब 14। और इसी प्रकार पांचवें ऑप्शन चौथे ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, एल ओ आर यू। एल मतलब 12, ओ मतलब 15, आर मतलब 18 और यू मतलब 21। तो अब इनके अंतर को देखते हैं। 1 से लेके 4 मतलब ये कितना हो गया, +3 हो गया। 4 से लेके 7 +3 और 7 से लेके 10 ये भी +3। 13 से 16 यहाँ पे भी 3 का अंतर हुआ। 16 से 19 यहाँ 3 का अंतर हुआ। 19 से 22 यहाँ 3 का अंतर हुआ। मतलब जो लेटर्स दिए हुए हैं उनके जो प्लेस वैल्यू का अंतर है वो 3 का अंतर है, +3 हो रहा है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं 5 से लेके 8 +3, 8 से लेके 10 मतलब +2 और 10 से लेके 14 मतलब +4। ये वाले ऑप्शन में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। चौथे ऑप्शन में चलते हैं। 12 से 15 +3, 15 से 18 +3 और 18 से 21 यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो एकमात्र ऑप्शन जो हमें मिला ऑप्शन 3, तो उसमें इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमें कहा गया है x और y दोनों एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। फिर x 17 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और अपने दाईं ओर मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। अब इस प्रश्न को मैं आगे बढ़े उससे पहले हमें डायरेक्शन चार्ट को समझ लेना चाहिए। हम सब जानते हैं डायरेक्शन चार्ट में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले कैसे प्लस का साइन बनाना होता है जिसमें इस दिशा में ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, उसके विपरीत साउथ या दक्षिण दिशा होती है। राइट हैंड साइड पे हमारी ईस्ट या पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। ये वाला चार्ट हमको हमेशा पता होना चाहिए। अब हमसे क्या कहा है, एक्स और वाई नाम के दो व्यक्ति हैं जो एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु ये है, यहाँ पे वो दोनों शुरू करते हैं। एक्स 17 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो x 17 मीटर इस बिंदु से शुरू करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 17 मीटर पश्चिम की ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगा। कितना चला, मान लेते हैं ये दूरी उसने तय करी है और ये कितनी है, 17 मीटर की है। अब वो 17 मीटर दूरी तय करने के बाद इस बिंदु पे आ जाता है, ये x बढ़ रहा है। अब 17 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। जब वो यहाँ पे आ जाता है तो अब उसका दायां किधर होगा। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में अपना मुख करके खड़ा हुआ है तो उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। राइट मतलब दायां। अब वो यहाँ से कितना दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, यहाँ से दाईं ओर मुड़ के फिर से वो 13 मीटर चला। तो मान लेते हैं वो इस बिंदु पे आ जाता है। तो ये दूरी उसने कितनी तय करी, 13 मीटर तय करी है। ये यहाँ पे x आ गया है। अब उसी समय y 9 मीटर उत्तर की ओर चलता है। y यहाँ पे खड़ा हुआ था, x और y दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से यहीं पे खड़े हुए थे। y 9 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर चला मतलब इस दिशा में ऊपर की ओर चला। तो मान लेते हैं ये दूरी उसने जो तय करी है वो 9 मीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आ जाता है। ये दूरी कितनी हो गई, ये 9 मीटर हो गई। और फिर क्या करता है, अब वो पूर्व की ओर मुड़ जाता है। पूर्व की ओर मतलब जब इस दिशा में यहाँ पे खड़ा हुआ है तो पूर्व किधर होगा, इस दिशा में होगा और 7 मीटर चलता है। तो अब ये दूरी तय करके वो कितनी दूर आ गया, 7 मीटर आ गया, यहाँ पे आ गया। अब फिर क्या होता है, अब फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है।
यहां पे खड़े होने के बाद, इस जगह पे खड़े होने के बाद उसका राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। अब क्या करा उसने, अपनी बाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला, तो इस दिशा में मुड़ा और 4 मीटर चला, तो यहां पे ये y की अंतिम स्थिति आ गई, ये x की अंतिम स्थिति आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, x की स्थिति, y x की स्थिति के संबंध में y अब कहां है, x यहां है और y यहां है। तो अब हमें ये देखना है कि वो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है और उसकी दिशा कौन सी है। तो x की स्थिति, x यहां पे और y किधर है, y इसके राइट है, इधर ईस्ट दिशा में है। इस दिशा में हम जानते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन आती है, इसके विपरीत दिशा में वेस्ट डायरेक्शन आती है। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी ये हो गई, एक दूरी तो ये हो गई 17, फिर दूसरी दूरी ये हो गई 7। तो यहां से लेके यहां तक कितनी, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 17 और 7 का हो जाएगा 24 मीटर। और किस दिशा में है वो, ईस्ट दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो x यहां पे खड़ा हुआ है और y उसकी तुलना में ईस्ट की डायरेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से हम हमारी डायरेक्शन के संबंधित प्रश्न काफी अच्छे से हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर सेट से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमें संख्याओं का एक सेट दिया हुआ है, जिसमें संख्याओं का एक सेट दिया हुआ है, जो संख्याएं एक निश्चित नियम को, एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रही हैं। उसी लॉजिक के आधार पे हमको ऑप्शंस में से जो दिए हुए 4 ऑप्शन है, उस सेट को चुनना है जो उसी नियम का पालन कर रहा हो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमें 6, 9, 18। अब जब भी नंबर से संबंधित प्रश्न आता है, हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है 6 से लेके 9, मतलब कितना अंतर हो गया, +3 का। और 9 से लेके 18, मतलब ये कितना अंतर हो गया, ये हो गया 9 का अंतर। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखते हैं ऐसे ही कोई सेट है क्या जिसमें 3 और 9 का अंतर हो। तो यहाँ पे 5 का अंतर हुआ दो संख्याओं के बीच में, यहाँ पे 7 का हुआ, यहाँ पे 9 का अंतर हुआ और यहाँ पे 6 का हुआ। तो यहाँ पे हमें हमारा ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है कि हम अंतर से हमारा प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सके। एक चीज ये हो सकती है कि हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर इस पहली संख्या को हम लें और उसमें उसी का आधा जोड़ दें, मतलब 6 धन 6 प्लस 2 कर दें, तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है, हमको दूसरी संख्या मिल जाती है 6 + 3 = 9। मतलब इस संख्या में इसका आधा जोड़ने पे, स्वयं का आधा जोड़ने पे 6 धन 6 प्लस 2 = 9। दूसरी संख्या को अगर हम प्राप्त करना चाहें तो हमने क्या किया है, इस दूसरी संख्या का सीधे 2 से गुणा कर दिया है, मतलब दुगुना कर दिया है। ये वाला लॉजिक यहाँ पे फिर भी लगता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं ऑप्शंस में से ये वाला लॉजिक कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 10 और दिया हुआ है 15 पहले ऑप्शन में, और फिर दिया हुआ है 35। यहाँ पे पहली संख्या से दूसरी संख्या अगर प्राप्त करनी हो तो 10 धन 10/2, तो उससे हमें हमारी दूसरी संख्या तो मिल रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 धन 5 = 15। और 15 का अगर हम 2 गुना करें तो होना चाहिए 30, लेकिन यहाँ दिया हुआ 35, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, क्या है यहाँ पे 14, 21 और 42। तो 14 में अगर उसका आधा जोड़ने तो कितना मिलता है, 14 धन 14/2, मतलब ये कितना हो गया, 14 धन 7, तो हमको मिलता है 21। और 21 का अगर 2 गुना कर दें तो मिलता है 42। ऑप्शन नंबर 2 इस नियम का पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे 18 में उसका आधा जोड़े तो हमको मिलता है 27, लेकिन 27 का 2 गुना करने पे मिलता है 54, यहाँ पे दिया हुआ 56, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। 8 में अगर आधा जोड़ दें तो 8 धन 4 होता है 12, लेकिन यह दिया हुआ है 24, तो ऑप्शन नंबर 3 भी
सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमसे कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में मयंक इज हैप्पी को इस प्रकार से लिखा गया है, हैप्पी आर मेक को इस प्रकार से लिखा गया है और मेक इज हैप्पी को इस प्रकार से लिखा गया है। तो उस कोड भाषा में हैप्पी के लिए क्या शब्द है या क्या कोड है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमसे क्या लिखा किया गया है, मयंक इज हैप्पी, इसको कैसे कोडित किया गया है, मयंक इज हैप्पी को कोडित किया गया है KUTAPPI, इस तरीके से कोडित किया गया है। फिर क्या कहा गया है, हैप्पी आर मेक, इसको किस प्रकार से कोडित किया गया है, इसको कहा गया है टैप ले FU। फिर क्या कहा गया है, मेक इज हैप्पी, इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है FUTI टैप। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं हम दो सेंटेंसेस की तुलना करते हैं और कॉमन ढूंढने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए हैप्पी कॉमन है, ये हैप्पी एक ये रहा और एक ये रहा। अब कोड में देखते हैं क्या कॉमन है, KU, यहाँ पे देखिए टैप PI ले, तो यहाँ पे ये टैप कॉमन मिला। सेंटेंसेस में मिला था हैप्पी और इधर मिला था टैप, इसका मतलब क्या हुआ, हैप्पी के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, हैप्पी के लिए टैप यूज किया गया है। बस ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर होगा, हमें हैप्पी के लिए ही शब्द पूछा गया था। काफी आसानी से हमने प्रश्न हल किया। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें प्रश्न एक जो टेबल दी हुई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला नंबर ज्ञात करना है। जो लॉजिक है वो लॉजिक हमको ढूंढना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना रहता है कि बड़ी संख्याएं कहाँ हैं या तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्याएं कहाँ हैं। देखिए यहाँ पे सब सिंगल डिजिट के नंबर दिए हुए हैं, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, नीचे दिया 27, यहाँ दिया 38। तो हमें इन तीनों से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, जोड़ गुणा भाग डिवाइड मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब करना है ताकि हमें 27 मिल सके। तो अब देखिए 4 7 और 1 दिया हुआ है, अगर इससे हमको 27 लाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, 4 और 7 का अगर हम गुणा कर दें तो हमको मिलता है 28 और 28 में से अगर 1 घटा दें तो हमको मिलता है 27। देखते हैं ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है क्या, 5 और 8 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 40 और 40 में से 2 घटा दें तो मिलता है 38। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो दूसरी दो संख्याएं हैं उनका जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो मल्टीप्लीकेशन करने पे वैल्यू मिल रही, उसमें से हमने सबसे ऊपर वाली संख्या को घटा दिया। तो 9 और 6 का गुणा करेंगे तो 9 गुणित 6 होता है 54, और 54 में से अगर हम ये वाली संख्या घटा देंगे -3 कर देंगे तो हमको मिलेगा 51। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बेसिस पे ये प्रश्न दिया हुआ है हमें, और हमें पूछा गया है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस प्रकार की आकृति जब भी आती है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार की आकृति जब भी आती है कि एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा पे दूसरा एक रेखा खींची गई हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2, और जितने भी इस प्रकार के नंबर हैं उनको जोड़ देते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ने पे क्या मिलता है, 3। तो इस आकृति की अगर हम बात करें तो इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हो जाते हैं, इस आकृति में कुल त्रिभुज हो जाते हैं 3। अगर मान लेते हैं वो इस प्रकार की आकृति होती, ये एक त्रिभुज है और उसमें से भी 2 रेखाएं निकली हुई है, एक ये और एक ये, तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे जहां पे वो रेखाएं सब अपना आधार बना रही है, 1 2 3, बस इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 1 धन 2 धन 3 बराबर 6। तो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो देखिए एक यहाँ पे ये बन रहा है 1 2, एक यहाँ पे बन रहा है 1 2, और एक यहाँ पे बन रहा है 1 2। तो इस आकृति में कितने यहाँ पे ऊपर अगर सिर्फ इसकी बात करें
तो कितने त्रिभुज हो गए? 3 हो गए। सिर्फ अगर इसकी बात करें तो कितने त्रिभुज हो गए? यहाँ पे भी 3 हो गए। सिर्फ अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए? यहाँ पे भी 3 त्रिभुज हो गए। उसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से त्रिभुज बचे हुए हैं? उसके अलावा देखिए मैं दूसरे कलर में बनाता हूं। एक त्रिभुज हमारे पास ये बचा हुआ है जो अंदर बन रहा है, और एक ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये स्वयं है। बस, तो 3 त्रिभुज तो वो थे, एक मतलब 3 3 के पेयर में एक 2 3 9 त्रिभुज तो ये हो गए, और बाकी के ये 2 बड़े त्रिभुज। तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे पास 11 त्रिभुज हो जाएंगे।